Good morning, student. Today our topic is the liquid drop model of unit number 2 of the book Nuclear Physics. So start करते हैं इसको. So let me tell you, हम इसको किताब से ही पढ़ेंगे. ये किताब में अच्छा दिया हुआ है. So first of all, this model was proposed by Niels Bohr. नील्स बोहर ने ये प्रोवाइड किया था. So इसकी सक्सेस क्या थी? इसकी जो सक्सेस थी वो ये थी कि इसने न्यूक्लियर फ्यूज़न के फेनोमेना को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था. उसके बाद इसका नाम लिक्विड ड्रॉप क्यों रखा गया? बिकॉज लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है न्यूक्लियस की उसके साथ सिमिलर है, एनालगस है. फॉर एग्ज़ाम्पल लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्स होता है. दैट कोहेसिव फोर्स इज सिमिलर टू द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियंस. फॉर एग्जांपल प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन. ठीक है. सो दिस इज वन प्रॉपर्टी कि कोहेसिव फोर्स इज सिमिलर टू न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है. सो दैट इज वाई इट इज नेम्ड एज लिक्विड ड्रॉप मॉडल. So now what are the assumptions of liquid drop model? liquid drop model को पढ़ने से पहले इसमें कुछ assumptions है, वो ये थी हमारे पास. all nuclei are considered to behave like incompressible drop of a liquid. ठीक है, ये पीछे आ चुकी है सिमिलरिटी. जैसे कि लिक्विड की ड्रॉप है वो इनकम्प्रेसिबल होती है, यानी कि उसके हम वॉल्यूम को डिक्रीज नहीं कर सकते, उसको कॉम्प्रेस नहीं कर सकते. ऐसे ही न्यूक्लियाई आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर. Incompressible in nature. Number 2, nucleus is spherical in shape due to nuclear forces like symmetrical surface tension force in a liquid drop. जैसे लिक्विड ड्रॉप के अंदर सरफेस टेंशन उसे एक स्पेरिकल शेप प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एट्सेट्रा, वो न्यूक्लियस को एक स्पेरिकल शेप प्रोवाइड करते हैं. Number 3, as the liquid is incompressible, so its density is constant and independent of shape of the liquid drop. And obviously बात, अगर liquid incompressible है तो जो density becomes constant because density is given by mass upon volume. कि अगर आपको वॉल्यूम है you cannot change volume, so density becomes constant for a given mass. The nucleons move inside the spherical enclosure called potential barrier like the movement of molecules in a spherical liquid drop. So जो मोशन है न्यूक्लियस के अंदर वो भी सिमिलर है like the motion of random motion of molecules inside a spherical liquid drop. Number 5, binding energy per nucleon is constant. binding energy per nucleon means क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर से किसी भी एक न्यूक्लियन, मान लेते हैं प्रोटॉन, किसी भी एक प्रोटॉन को न्यूक्लियस से फ्री करने के लिए जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी. दूसरी तरफ है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. मतलब ये है 1 ग्राम पानी को या फिर लिक्विड को वेपराइज करने के लिए, यानी कि उसके स्टेट को वाटर से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको हीट चाहिए होती है बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोनों क्या कांस्टेंट होती है. ठीक है. बाइंडिंग एनर्जी ये पर न्यूक्लियन इसमें नहीं आएगा, ये मैंने कट किया हुआ है. बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर जस्ट एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एवोपरेट अ लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू मास. जैसे कि एक लिक्विड को एवोपरेट करने के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी डिपेंड करेगी लिक्विड के मास के ऊपर. इसी तरीके से बाइंडिंग एनर्जी जो होती है किसी न्यूक्लियस की वो डिपेंड करती है उसके मास नंबर के ऊपर. ठीक है. तो ये कुछ अजम्पशंस थी लिक्विड ड्रॉप मॉडल की. अब स्टार्ट करते हैं द फेमस डेरिवेशन दैट इज सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला. सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला was derived to calculate the mass of the nucleus.
ठीक है। एज वी ऑल नो इन द 12th क्लास वी हैव कैलकुलेटेड द फॉर्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस and it was given by B. B indicate for the binding energy. It is equal to Z into MP. Z क्या एटॉमिक नंबर है, MP मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन है, A मास नंबर है और Z एटॉमिक नंबर है. देन A माइनस Z बिकम्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, Z होता है हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, और A टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं. तो अगर A माइनस Z कर देंगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. और एम एन क्या है, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन. तो ये बन गया आपका टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स, ये बन गया टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. इनको हमने ऐड कर दिया, यानी कि ये टर्म दिखाती है हमारे पास टोटल मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियंस माइनस में एम न्यूक्लियस. ये इंडिकेट करता है न्यूक्लियस के मास को. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस के अंदर केवल न्यूक्लियंस ही लाई करते हैं, तो वी थिंक दैट this value should be equal to this value, but experimentally there was some difference in this value and this value, and that was called mass defect. उसे बोलते हैं mass defect, यानी कि डेल्टा m. I can put here डेल्टा m into में c square. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था कि जब बहुत सारे न्यूक्लियंस आपस में जॉइन टुगेदर हो गए और उन्होंने न्यूक्लियस क्रिएट किया, तो उस दौरान हमने क्या देखा कि जो आपका जो एनर्जी थी बहुत सारे न्यूक्लियस की, वो कन्वर्ट हो गई मास के अंदर. आपने पढ़ा होगा एनर्जी मास रिलेशन. ठीक है, द फेमस डेरिवेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वेयर. तो वही ऐसा कुछ हुआ था, जब न्यूक्लियस आपस में ज्वाइन करते हैं तो मास कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर. ठीक है, तो ये ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ था. जब ऐसा कुछ होता है हमारे पास तो कुछ मास एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया. ठीक है, तो मान लेते हैं डेल्टा एम. डेल्टा एम वो मास था जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया हमारे पास. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एम टर्म आपको विजिबल होती है. डेल्टा एम टर्म आपको विजिबल होती है और इसे ही नाम दिया गया मास इफेक्ट. अब क्योंकि ये एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. और वो किसके इक्वल है, वो उसी के मास के इक्वल है जिससे वो एनर्जी बनी थी. सो डेल्टा एम सी स्क्वेयर. ठीक है, नाउ अगर आप कैलकुलेट करते हैं यहाँ से एम की वैल्यू तो कैसे करेंगे, पहले सी स्क्वेयर को यहाँ लेके जाइए बी बाय सी स्क्वेयर, और फिर बाकी टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे तो यू विल गेट मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू दिस टर्म माइनस में बी बाय सी स्क्वेयर. क्लियर है? तो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, ओके. अभी कह रहा है कि हमारे पास इसमें हम बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू है उसको इवेल्युएट करेंगे यूजिंग सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला. इतना हमें पता है, तो अगर हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम न्यूक्लियस के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस. तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी बी है जो न्यूक्लियस की, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, जैसे कि बी वी के ऊपर वो है वॉल्यूम एनर्जी, बी एस के ऊपर सरफेस एनर्जी, बी सी के ऊपर कोलॉम्ब एनर्जी, बी ए के ऊपर एसिमेट्री एनर्जी, बी पी के ऊपर पेयरिंग एनर्जी. ठीक है, तो इन सभी फैक्टर्स को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम स्टडी करते हैं किसको, वॉल्यूम एनर्जी को. वॉल्यूम एनर्जी को तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ प्रूव्ड दैट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हैज़ एन अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट वैल्यू ओवर अ वाइड रेंज ऑफ मास नंबर. ठीक है, ये हमने एज्यूम भी किया है और एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड भी है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है. ठीक है, मतलब किसी एक न्यूक्लियन के लिए अगर बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट है हमारे पास, देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी वुड बी डिपेंडेंट अपॉन दी नंबर ऑफ न्यूक्लियंस के ऊपर. ठीक है, एक ठीक है, तो ठीक है ना, मैं इसको यहाँ शो कर रहा हूँ दैट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर वो कांस्टेंट है हमारे पास, मान लेते की है हमारे पास, देन टोटल बाइंडिंग एनर्जी मान लो बी हमारे पास क्या है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, देन दिस वुड भी क्या हो जाएगा हमारे पास
मान लेते हैं हमारे पास ए नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, तो ए इंटू में बी पर न्यूक्लियन, यानी कि ए इंटू में के। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे तो जो बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की टोटल है वो डिपेंड कर दे किसके ऊपर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं जो BV है दैट वुड बी प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, और इसको ओमिट करने के लिए हम लगाते हैं कांस्टेंट। सो BV इज इक्वल टू AV इंटू में A, जब आपका जो AV है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट है हमारे पास। सो BV हमारे पास, हमने वॉल्यूम एनर्जी टर्म को कैलकुलेट कर दिया। एक बात ध्यान दीजिए, जो BV हमारे पास ये एक पॉजिटिव टर्म है, यानी कि ये न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को ऐड करती है, न्यूक्लियस के अंदर बाइंडिंग एनर्जी को मेंटेन करती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं किसकी, सरफेस एनर्जी की, BS की। तो एक बात देखिए आप, अब इस फिगर में देख लीजिए आप, कुछ न्यूक्लियस ऐसे हैं जो न्यूक्लियस के अंदर लाई कर रहे हैं, मतलब बाउंड्री पर लाई नहीं कर रहे, जैसे कि फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर ये न्यूक्लियस के इनसाइड में लाई कर रही है, जबकि जो थर्ड लेयर है, ये लेयर है हमारे पास, ये लेयर है जो सरफेस पे लाई कर रही है। ठीक है, अब एक बात देखिए, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड लाई कर रहे हैं, इसके नेबर्स ज़्यादा है या फिर इसके नेबर्स ज़्यादा है? ऑब्वियस सी बात है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं इसके नेबर्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। लेकिन अगर बात करते हैं इसके नेबर की, 1 है, 2 है और 3 है, तो यानी कि जो न्यूक्लियस सरफेस पे लाई करेंगे उसके नेबर्स कम हैं, और जो इनसाइड लाई कर रहे हैं तो उनके नेबर्स ज़्यादा हैं। यानी कि सरफेस के कारण भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो नेबर्स में रिडक्शन हो रहा है। अगर नेबर्स कम हो गए तो क्या होगा हमारे पास, इसका मतलब ये है हमारे पास कि वो बाइंडिंग एनर्जी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, सरफेस एनर्जी का एक अलग से फैक्टर लगाया, उसको हमने नाम दिया BS का। तो हम देख रहे हैं जितना आपका न्यूक्लियस का सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही आपका BS इंक्रीज करेगा। तो BS डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक है, तो और हम जानते हैं सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पे r क्या आपका, r है न्यूक्लियस की रेडियस। तो हम कहेंगे जो BS है प्रोपोर्शनल है किसके, 4 पाई r स्क्वायर के। बट हम ये जानते हैं कि r इज इक्वल टू r नॉट a रेज़्ड टू पावर 1/3। एक वेल नोन फॉर्मूला है कि जो रेडियस है वो मास की 1/3 पावर पे डिपेंड करती है। तो पुट करेंगे वैल्यू r की यहाँ पर, और बस ये वैल्यू आ गई। ये टर्म सारी कॉन्स्टेंट हमारे पास। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं AS, एक कांस्टेंट मान लिया। तो BS क्या गया आपका, AS इंटू में a रेज़्ड टू पावर 2/3। यहाँ मैंने माइनस साइन क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि इस एनर्जी की मतलब सरफेस के ऊपर न्यूक्लियस क्या कर देंगे, वो बाइंडिंग एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और कोई चीज़ अगर रिड्यूस होती है तो क्या होगा हमारे पास, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेगेटिव साइन। देखो, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट दिस एनर्जी हैज़ टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल बाइंडिंग एनर्जी, मतलब ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी में से डिडक्ट हो रही है, रिड्यूस हो रही है हमारे पास। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कूलम्ब एनर्जी। कूलम्ब एनर्जी क्या होती है, हम जानते हैं कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है हमारे पास, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच के में फोर्स या फिर पोटेंशियल के लिए यूज़ करते हैं। हम जानते हैं सपोज वी आर हैविंग, हमारा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 2 प्रोटॉन्स हैं, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होएगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। Q1 Q2 कितना है, दोनों प्लस ई है, तो ई स्क्वायर बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया हमारे पास। ठीक है, ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली किसके लिए, किसी भी एक पेयर ऑफ प्रोटॉन के लिए। अब मान लेते हैं हमारे पास कि किसी भी न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर Z है, अगर एटॉमिक नंबर Z है तो उसके अंदर पेयर बनेंगे Z इंटू Z-1 बाय में 2। ठीक है, कैसे बने, देखो कि मान लेते हैं Z हमारे पास 6 है, तो आपने पढ़ा होगा कम्बिनेशन लो। अकॉर्डिंग टू कम्बिनेशन लो, अगर Z6 है हमारे पास तो हमारे पास उन 6 प्रोटॉन्स के बीच में बनेंगे 15 पेयर। फॉर एग्जांपल अगर आपको समझ में ना आया हो तो यहाँ देख लीजिए
इसके मान लेते हैं। हमारे पास प्रोटॉन है, एक तो है P1, P2, P3, P4, P5 और P6। पहले हम बनाते हैं पेयर किसके, P1 के, विद P2 बनेगा, विद P3 बनेगा, विद P4 बनेगा, विद P5 बनेगा, विद P6 बनेगा। कितने बन गए आपके, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गया आपके। ठीक है, अब बनाएंगे हम पेयर विद P2 का। अब P2 का विद P1 बन चुका है, तो कौन सा बच गया, P3, P4, P5, P6। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गया आपकी। अब बनाते हैं नंबर 3 पे इसका P3 का। कितने बनेंगे, P1 का, P3 का, P1 साथ हो चुका है, विद P2 हो चुका है। अब बचे हैं P4, P5, P6। कितने हो गए, 3। ऐसे आगे बन जाएंगे 2, बन जाएंगे आगे 1। ठीक है, तो सो आप काउंट कर लो, 9 और 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। तो कितने पेयर बने आपके पेयर बने टोटल 15। ठीक है, सो ये देख लिया यहाँ पे। तो वी हैव 15 पेयर्स, और उसके लिए एक रूल निकाला गया था, डेट वाज ए फॉर्मूला 6C2। ठीक है, तो उसको अगर आप सोल्व करते हैं तो विल गेट 15, और 15 को हम ऐसे कर सकते हैं 6 × 6 - 1/2, 30/2 15। ठीक है, तो ऐसे अगर जेड है तो जेड के लिए क्या हो जाएगा, जेड इंटू जेड माइनस 1/2। ठीक है, तो इसलिए लिखा है यहाँ पर कि अगर न्यूक्लियस के अंदर जेड नंबर ऑफ न्यूक्लियस है तो पेयर बन जाएंगे जेड इंटू जेड माइनस 1/2। और एक पेयर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इतनी है, तो इतने पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, और तो आपका BC हमने निकाल दिया इसकी इक्वल। यहाँ पे हमने माइनस साइन क्यों लगाया, वो हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये भी बाइंडिंग एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि दो प्रोटॉन्स हैं आपस में रिपेल करेंगे। अगर वो रिपेल करेंगे यानी कि वो दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो फ्री होना चाह रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो बाइंडिंग एनर्जी को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ऐसी एनर्जी जो न्यूक्लियस को बाहर निकालने में हेल्प करे। ठीक है, बट ये जो हमारे पास कॉलम एनर्जी है वो ऑलरेडी क्या कर रही है, न्यूक्लियस को बाहर निकाल रही है, बिकॉज रिपेल कर रही है। तो यानी कि वो बाइंडिंग एनर्जी में रिड्यूस कर रही है, तो इसलिए हमने लिया माइनस है यहाँ पर। और यहाँ पे आर को मैंने रिप्लेस कर दिया आर एवरेज, क्योंकि आर तो क्या है, किन्हीं भी दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, और आर एवरेज क्या है, सभी न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस हैं उन सब का हमने ले लिया एवरेज। ठीक है, अगेन फिर से अब ये आर एवरेज है हमारे पास, आर एवरेज। देखो अब ये आर एवरेज की वैल्यू डिपेंड करेगी न्यूक्लियस की रेडियस के ऊपर। जितना आपका न्यूक्लियस बड़ा होगा उतना ही न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, बिकॉज वो रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है आर के ऊपर, और आर आपको पता डिपेंड करता है a की पावर 1/3 के ऊपर, क्योंकि हम जान चुके हैं, जो बताया था मैंने पीछे आया था, जो रेडियस है वो इक्वल होती है r0 a की पावर 1/3 के ऊपर। तो यानी कि r क्या है, r होगी प्रोपोर्शनल किसके, a 1/3 के। ठीक है, तो r प्रोपोर्शनल इसके है और ये प्रोपोर्शनल है इसकी। ठीक है, तो जो आपका फॉर्मूले में यहाँ पे आर एवरेज की बजाय क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा a की पावर 1/3। ठीक है, ठीक है, तो अब इस सब में देखो ये तो हमारा टर्म के कांस्टेंट है, इसको मैंने नाम दे दिया AC का, AC कांस्टेंट, माइनस साइन एज इट इज, और ये टर्म आपकी यहाँ पर आ गई। ठीक है, क्लियर है, तो हमने BC भी निकाल लिया। तो इन तीनों को ऐड करते हैं, BV को, BS को, BC को, ये BV, BS और BC। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया, बट आपने इतना नहीं करना, आपने आगे मूव करना है। ठीक है, अब निकालते हैं किसके लिए, एसिमेट्री एनर्जी। एसिमेट्री देखो ऐसा होता है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर वो इक्वल है हमारे पास, तब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्टेबिलिटी है उन न्यूक्लियस के अंदर वो काफ़ी अच्छी होती है। बट कुछ हैवी न्यूक्लियस होते हैं,
हैवी न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या देखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि n क्या है, मोर है जेड से। तो इसके कारण क्या देखा गया है कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में कमी आ जाती है। ठीक है, तो द एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब कितने न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है प्रोटॉन से, इट इज़ n माइनस जेड। वो क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर इनस्टेबिलिटी पैदा कर रहा है। उसी को हमने नाम दिया एसिमेट्री। अगर आपस में इक्वल है एन और जेड तो सिमेट्री है, अगर इक्वल नहीं है तो उसे बोलते हैं एसिमेट्री एनर्जी। तो ऑब्वियसली बात है, जबकि जो एसिमेट्री एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए अगर हम डिनोट करते हैं एसिमेट्री एनर्जी को बी ए के द्वारा, तो बी ए डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इस टर्म के ऊपर, एन माइनस जेड स्क्वेयर बाय में ए। दिस वाज प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी को उड़ाने के लिए लगाते हैं कांस्टेंट, हमने लगाया ए एन माइनस जेड स्क्वेयर बाय में ए। अगेन नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि एसिमेट्री एनर्जी क्या कर रही है, स्टेबिलिटी को कम कर रही है। स्टेबिलिटी को कम होना मतलब क्या है कि न्यूक्लियस को छोड़कर फ्री हो रहे हैं, तोड़ रहे हैं उसको। तो ऑब्वियसली बात है बाइंडिंग एनर्जी में रिड्यूस होगा, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो दिस इज अगेन वन फॉर्मूला। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज एन क्या होता है, एन होता है मास नंबर माइनस जेड, ए माइनस जेड, तो बन गया आपका ए माइनस 2z। ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं, ये वाला भी है और ये वाला भी, दोनों ठीक है हमारे पास। ओके, लास्ट हमारे पास है पेयरिंग एनर्जी। अच्छा, देर आर सम न्यूक्लियाई जहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों क्या होते हैं, इवन होते हैं। मान लिया 4 वो है, 4 वो है, फिर 4 वो है, 6 वो है। ठीक है, और कई में होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं, ओड होते हैं, एक में 3 एक में 3, एक में 3 एक में 5, ऐसा हो सकता है हमारे पास। या फिर ये भी होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इवन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, ओड है, फिर इसका उल्टा हो जाता है। तो अलग इन चारों केसेस के अंदर जो स्टेबिलिटी की वैल्यू है वो अलग अलग पाई गई है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली इट वाज ऑब्जर्व दैट जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों इवन है तो उसमें हमें फैक्टर मिला है प्लस ए डेल्टा बाय ए रेज़ टू पावर 3/4। कहने का मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है और दोनों के दोनों इवन है तब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करती है, और जब दोनों ओड है तब बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करती है। और अगर एक इवन है और एक ओड है एंड वाइस वर्सा, तो बाइंडिंग एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, क्लियर है। तो बीपी हमने निकाल दिया, बीपी इंडिकेट करता है बाइंडिंग एनर्जी को ड्यू टू पेयरिंग। ठीक है, प्लस किसके लिए है, जब दोनों इवन है, माइनस किसके लिए, जब दोनों ओड है, और जीरो किसके लिए, जब एक इवन है और एक ओड है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, तो हमने सारे टर्म निकाल लिए, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है BV BS BC BA BP की, वहाँ से उठा करके यहाँ पर पुट कर दी वैल्यू हमने। और इस वैल्यू B को पुट करना है हमने मास ऑफ न्यूक्लियस के फॉर्मूले के अंदर। आपको याद है फॉर्मूला वही पीछे वाला हमने किया था अभी भी, इसमें माइनस में B था यहाँ पर, तो B की क्या पुट कर दी मैंने, ये वैल्यू आपकी। एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड बेसिकली सेमी एम्पायरिकल मास फॉर्मूला। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटली इसकी जो वैल्यू है AV की, AS की, AC की, AA की, A डेल्टा की, वो वैल्यू ये पाई गई है। ठीक है, दिस वाज द फेमस सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में आता है ये, तो इसको कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा मुझसे। अच्छा, इसमें ग्राफ भी दिया हुआ है, ये ग्राफ शो करता है कि मास नंबर को वेरी करने पर बाइंडिंग एनर्जी में चेंज कैसे आता है। तो आपने अब देखा था, अगर इसको पढ़े क्वेश्चन को हम, तो BV के अकॉर्डिंग क्या होता है, BV डिपेंड करती है A के ऊपर। अगर A बढ़ेगा तो BV बढ़ेगा, अगर A घटेगा तो BV घटेगा। यानी कि जो देखो, इसलिए मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ दिखा रहा है वॉल्यूम एनर्जी का। हाँ, ये देखिए, यहाँ पर जो BV किसके इक्वल है, AV एक इक्वल है। अगर मैं A को नीचे ले आऊँ, मतलब आई कैन से, आप यहाँ देख लीजिए इसकी बजाय, यहाँ पर BV बटे में A क्या कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, यानी कि वी विल गेट अ हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ। तो इसलिए हमें क्या मिल रहा है, वॉल्यूम एनर्जी के लिए हमें मिल रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ। वॉल्यूम एनर्जी है BV बाय में A, इसका मीनिंग बनता है, इट मीन्स BV अपॉन में A। अगर आप स्टडी करते हैं किसके लिए, सरफेस एनर्जी के लिए, दिख रहा है
ए को बढ़ाने पर बी सबका इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास अगर आप ए को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका जो बी है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड फॉर दी कूलाम्ब एनर्जी। कूलाम्ब एनर्जी के लिए हमने क्या देखा कि जो ये कूलाम्ब एनर्जी है ए की पावर -1/3 है, यानी कि इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो ग्राफ उल्टा आएगा। तो इसका ग्राफ है ये, मतलब ए को बढ़ाने पर अगर ए बढ़ा रहे हो तो जो वैल्यू बी की है वो कम हो रही है, बी कम हो रहा आपका। ठीक है, सो 1, 2 एंड 3 इनका जो रिजल्टेंट है हमारे पास वो क्या आएगा, वो ये आएगा ओवरऑल। ये तो वॉल्यूम एनर्जी है, ये सरफेस है, कूलाम्ब है, और ये है तीनों का सम, टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये ग्राफ, इसमें हमने एसिमेट्री और पेयरिंग एनर्जी को नेगलेक्ट किया है क्योंकि जो उनका अफेक्ट है बहुत कम होता है हमारे पास। ठीक है, आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दिस वाज अवर सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला, और इसकी सबसे अच्छी सिग्निफिकेंस ये थी दैट दिस सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला वो 200 से भी ज़्यादा न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में कामयाब हुआ था। ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है, अनस्टेबिलिटी है, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, ज़्यादा है, वो सबको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द लिक्विड ड्रॉप मॉडल। आज के लिए इतना ही बहुत है, अच्छे से कर लीजिएगा। अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।